हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था और वेरिएंस एनालिसिस देखा था कि भाई साहब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था और एक्चुअल कॉस्टिंग था, जो हमने दोनों डिसाइड किया था और दोनों में से जो डिफरेंस आया था उसको हम लोग बोलते थे वेरिएंस एनालिसिस। आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं क्या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, और एक और कॉस्टिंग है क्या टारगेट कॉस्टिंग। इन दोनों की डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं क्लास में। देखिएगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नाम सुन के ही समझ में आता है नहीं सर? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग तो लाइफ होल, ठीक, साइकिल मतलब सर्कुलेट हो रहा है भाई साहब। तो पूरे लाइफ में किसी एसेट की जो कॉस्ट लगने वाली है दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, अगर इजी फॉर्म में समझा जाए तो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं कहां, नोट्स में थोड़ा सा वहां समझते हैं बेसिक चीज एग्जांपल के साथ, फिर आ जाएंगे बुक में। क्लियर है बात? हाँ जी सर, आइएगा देखिएगा जी। क्या बोल रहा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल लाइफ कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्लियर है? हाँ, कह रहा है एक प्रोसेस जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि पूरे लाइफ में हम किसी एक एसेट पे कितना खर्च करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। क्या मैंने बोला कि एक प्रोसेस जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि पूरे लाइफ में हम एक एसेट पे कितना खर्च करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, बोला फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम अपने फैक्ट्री के लिए, अब ऑब्वियस सी बात है जब कॉस्टिंग की बात हो रही है तो फैक्ट्री तो लगाई होगा, कहीं मैन्युफैक्चर तो करेंगे ही। हाँ, तो क्या बोला कि सपोज कीजिए कि हम अपने फैक्ट्री के लिए सीसीटीवी कैमरा खरीदे। बिल्कुल सही बात है। और खरीदने के बाद एक पर्सन को इंस्टॉल करने के लिए बुलाए। बिल्कुल सही बात है भाई, सीसीटीवी कैमरा कहीं से खरीद लिए, अब लगाना तो खुद आ नहीं रहा है, तो एक पर्सन को बुलाएंगे, बिल्कुल आएगा वो, बिल्कुल सर। और उसमें इंटरनेट भी लगेगा, इंटरनेट का एक्सपेंस लगेगा, सो उसमें इंटरनेट का एक्सपेंस किए, और फ्यूचर में कभी खराब हुआ तो बनवाने का भी एक्सपेंसेस लगा। तो अब बोल रहा है भाई साहब ये जो एक्सपेंस है ना, ये सब एक्सपेंस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट होगा, इंक्लूड होगा उसमें। तो भाई साहब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मतलब वैसा कॉस्टिंग जो एसेट को खरीदने से लेकर एसेट के खत्म होने तक सारा एक्सपेंस लगे, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। क्लियर बात? हाँ जी। आइए अब चलते हैं बुक पर, एक एक करके हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा जी, कह रहा है व्हेन यू रन स्मॉल बिजनेस, जब आप स्मॉल बिजनेस चलाते हो, एवरी लिटिल कॉस्ट काउंट होता है, हर छोटा छोटा कॉस्ट को काउंट किया जा रहा है। कह रहा मेकिंग पुअर परचेजिंग डिसीजंस कैन पुट an unnecessary financial burden on your business and lower your company bottom line over time। क्या बोला भाई साहब? ठीक है, बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो परचेजिंग करने के टाइम में, जो परचेजिंग का डिसीजन है, तो उसकी वजह से अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ सकता है और कंपनी का बॉटम लाइन आपका डाउन जा सकता है। कह रहा है बिफोर यू परचेज न्यू एसेट फॉर योर बिजनेस प्रैक्टिस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। बोल रहे भाई साहब जब भी आप कुछ नया एसेट परचेज करते हैं तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करिए। कह रहा है नोइंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट हो और होल लाइफ कॉस्ट, दोनों का दोनों नाम है, ऑफ एन एसेट इंपैक्ट बिजनेस बजटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बोल रहा भाई साहब अगर आप एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर ध्यान देते हैं तो वो बिजनेस के बजटिंग पे भी इंपैक्ट करता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे भी और डिसीजन मेकिंग पे भी। क्लियर है बात? हाँ जी। अब देखिए कह रहा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है। कह रहा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और होल लाइफ कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, क्या एस्टिमेट करना, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन एसेट ओवर द कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। बोला भाई साहब आप एक ऐसा प्रोसेस जहां हमें ये एस्टिमेट करना है कि हम कितना पैसा एक एसेट के खरीदने से लेकर उसके पूरे लाइफ तक लगाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। कह रहा है होल लाइफ कॉस्टिंग कवर्स एन एसेट कॉस्ट फ्रॉम द टाइम यू परचेज इट टू द टाइम यू गेट रीड ऑफ। बोला भाई साहब जब आप परचेज करते हो तब से लेकर जब आप खत्म हो जाता है तब तक का खर्चा क्या बोलते हैं, होल लाइफ कॉस्टिंग्स
कहते हैं। कह रहा है बाइंग एन एसेट इज ए कॉस्ट कमिटमेंट दैट एक्सपेंड्स बियॉन्ड इट्स प्राइस टैग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बोल रहा थिंक ऑफ कार, एक कार की सोचिए, द कार प्राइस टैग इज ओनली द पार्ट ऑफ कार्स ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो कार का जो प्राइस टैग है वो क्या है, कार के ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट का पार्ट है। कह रहा है यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर एक्सपेंसेस ऑफ कार इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, गैस, ऑयल चेंजेस एंड एनी अदर नेसेसरी मेंटेनेंस टू कीप कार रनिंग। नॉट प्लानिंग फॉर दीज एडिशनल कॉस्ट कैन यू सेट बैक। ध्यान दीजिएगा, अब आप सोच लीजिए कि मान लेते हैं आप 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आपने क्या डिसाइड कर लिया कि भाई मर्सिडीज खरीद लेंगे। अब 50 लाख का 50 लाख में आता है नहीं पता, 1 करोड़ में आता है, 1 करोड़ में मर्सिडीज खरीद लिया। अब आप 1 ही लाख महीना कमाते हो, खरीदने का तो खरीद लिया आपने, लेकिन उसका ये नहीं देखा कि भाई डीजल कितना लगेगा, उसके एक्सपेंसेस कितने लगेंगे मेंटेनेंस का, उसका इसका एक टायर बदलेगा तो कितना लगेगा, ये सारा चीज आपने नहीं देखा, ना कॉस्ट डिसाइड किया, फ्यूचर में फ्यूल बदलवाएंगे तो कितना लगेगा, ये सारा चीज आपने डिसाइड नहीं किया और आपने खरीद लिया। अब क्या होगा सर, अगला 2-3 महीना बाद फिर आप उसको देख के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है। आप 1 ही लाख कमा रहे हो, आपको खरीदनी चाहिए थी वैगनआर, ठीक है, आप खरीद के ले आएगा मर्सिडीज, तो दिक्कत है। तो वही कह रहा है कि जब कार का प्राइस टैग तो एक टैग है जो पूरा उस मैटर नहीं करता। मान लो कि मर्सिडीज को आपने 1 करोड़ देके किसी तरह से खरीद लिया, लेकिन भाई उसका मेंटेनेंस भी तो देखना पड़ेगा, तो वो सारा खर्च को हम लोग कंसीडर करना चाहिए जब हम कोई एसेट परचेज कर रहे हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। पूरे लाइफ में जो हमको एसेट पे खर्चा होने वाला है उसका एक्सपेंसेस दे कर लिया जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहे द कॉस्ट टू बाय, यूज एंड मेंटेन द बिजनेस एसेट adds up whether you are purchasing a car, a copier, a computer or an inventory. You should consider the budget for the asset future cost. बोला कुछ भी खरीद लीजिए आप, चाहे आप कॉपियर खरीद लीजिए, कंप्यूटर खरीद लीजिए, इन्वेंट्री खरीद लीजिए, आपको ध्यान में ये रखना है कि फ्यूचर में भी उससे रिलेटेड कुछ कॉस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का प्रोसेस देखते हैं। कह रहा है कंडक्टिंग अ लाइफ साइकिल कॉस्ट असेसमेंट हेल्प यू बेटर प्रेडिक्ट हाउ मच योर बिजनेस विल पे एंड व्हेन यू एक्वायर अ न्यू एसेट। बोल रहा है भाई साहब एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का असेसमेंट अगर आपको मदद किस में कर सकता है, इसमें हेल्प कर सकता है प्रेडिक्ट करने में कि आपका बिजनेस जो है क्या पे करेगा आपको और कौन सा एसेट आप खरीद सकते हो। सो कह रहा था टू कैलकुलेट एन एसेट लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। भाई ये सारा एक्सपेंस जब आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसीडर करो, ये सारा एक्सपेंस ध्यान रखो। परचेज, इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंसिंग मतलब इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। क्लियर है बात? क्यों हो रहा भाई? डिस्पोजल। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, एडिंग अप द एक्सपेंसेस ऑफ ईच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल टू फाइंड योर टोटल। बोल रहा है भाई साहब सारा एक्सपेंस को ऐड करिएगा और लाइफ साइकिल को फाइंड कर लीजिएगा। कह रहा है यू माइट यूज पास्ट डेटा टू हेल्प यू क्रिएट अ मोर एक्यूरेट कॉस्ट प्रिडिक्शन। आपने पास्ट डेटा को भी क्या किया होगा, यूज किया होगा एक्यूरेट कॉस्ट के लिए। कह रहा है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस स्टार्ट विद योर फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए, फिक्स कॉस्ट के साथ आप स्टार्ट करिए। कह रहा है फिक्स कॉस्ट फॉर बिजनेस आर एक्सपेंसेस that stay the same from month to month, then estimate variable cost which are expenses that change। बोला भाई साहब पहले फिक्स्ड को देख लीजिए फिर उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट को भी देखिए। कह रहा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रोसेस फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। बोला लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किसके लिए प्रोसेस करना है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। कह रहा यू कैन ऑल्सो यूज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टू डिटरमाइन हाउ मच योर इंटेंजिबल एसेट्स विल कॉस्ट। बोल रहा है भाई साहब आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को इसलिए भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना इंटेंजिबल एसेट्स पर आपका कॉस्ट जाएगा। कह रहा है इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, योर बिजनेस ब्रांड एंड योर रेपुटेशन। ये सारा चीज पे जो पैसा जा रहा है उसको इंटेंजिबल एसेट्स। कह रहा है ऑल्दो it is more difficult to add up whole life cost of an intangible asset than a tangible asset। अब बोल रहा भाई साहब इंटेंजिबल एसेट पर मतलब ऐड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली किस पे, टेंजिबल एसेट पे। कह रहा है इट्स स्टिल पॉसिबल कंसीडर द टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग
एन इंटेंजिबल एसेट, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है, पेटेंट्स कॉस्ट $1000, यू माइट आल्सो नीड हायर ए लॉयर टू हेल्प यू ऑब्टेन वन एंड यू विल नीड टू पे फी मेंटेन योर पेटेंट। बोला पेटेंट का कॉस्ट कितना $1000 पड़ जाएगा और इसके लिए आपको लॉयर को भी हायर करना पड़ेगा और इसके लिए फी भी आपको पे करते रहना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए योर पेटेंट। बोला कंसीडर योर बिजनेस ब्रांड, यू माइट स्पेंड मनी ऑन द थिंग्स दैट गो इन क्रिएटिंग योर ब्रांड। बिल्कुल सही बोल रहा है, आप अपने बिजनेस ब्रांड को भी कंसीडर करिए और आपने जो पैसा स्पेंड किया था अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, कर सच एज डेवलपिंग अ लोगो, रजिस्टर योर नेम, सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, फर्दर यू विल स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग एंड मेंटेनिंग योर ब्रांड। अब देखिए, अभी मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने अपने स्टूडियो सेटअप करा, उसमें पैसा तो लगे ही, उसके साथ साथ जो मैं आपको लोगो दिख रहा होगा वो भी लोगो क्या है, आपका लोगो ट्रेडमार्क्ड है, उस पर भी पैसा लगा होगा नहीं? हाँ जी सर, तो ये सारा क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट। कह रहा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग असेसमेंट एग्जांपल, लेट्स से यू वांट टू बाय अ न्यू कॉपी ऑफ योर बिजनेस। कह रहा परचेज करिए, परचेज प्राइस कितना था, 2500 रुपया मान के चल रहे हैं इसको, ये नहीं पाउंड नहीं मान के चल रहे हैं, रुपया मान के चल रहे हैं। इंस्टॉलेशन पे 75 रुपया लगा आपको, ऑपरेटिंग पे आपको 1000 रुपया और लगा, ठीक है। मेंटेनेंस आपने दिया 450 रुपया, फाइनेंस दिया 87.5 रुपया, डेप्रिसिएशन 150 रुपया हर साल, डिस्पोजल 1000 रुपया, सॉरी 100 रुपया। ऑल्दो द परचेज प्राइस ऑफ द 2500, द लाइफ कॉस्ट ऑफ द कॉपियर कुड एंड अप कॉस्टिंग योर बिजनेस इज 4500। बताइए, जो आप प्राइस पे 2500 रुपया लग रहा था आपको परचेज प्राइस के टर्म, और उसका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कितना हो गया, 4500। क्लियर है बात? हाँ जी। अब देखिएगा पर्पस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या बोल रहा है, एज मेंशन्ड conducting a life cycle cost analysis help you estimate how much an asset will cost you over the course of its life। बोल रहा है क्या कि लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या एनालाइसिस करने में हेल्प करता है कि एक एसेट का आपको पूरे लाइफ में कितना कॉस्ट पड़ने जा रहा है। कह रहा है टेक अ लुक ऑफ सम रीजंस व्हाई नोइंग एन एसेट टोटल कॉस्ट कैन गाइड योर बिजनेस डिसीजन। बोलता है एक लुक देखिए, बोलता है क्या रीजन है, क्यों आपका टोटल कॉस्ट आपके बिजनेस डिसीजन पे हेल्प करने जा रहा है, इसकी भी चर्चा करते हैं। आइएगा देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चूज बिटवीन 2 और मोर एसेट। ठीक है, बिल्कुल सही। कह रहा है यूजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हेल्प यू मेक परचेजिंग डिसीजंस। बोलता है भाई साहब 2 या ज्यादा एसेट आपको चूज करने का मौका मिलता है। कह रहा है इफ यू ओनली factor in the initial cost of an asset, you could end the spending more in the long run. For example, buying a used asset might have a lower price tag। हाँ, बोलता है एक एसेट का जो आपने यूज कर लिया उसका कम प्राइस हो सकता है, but it could cost you more in repairs and utility bills than newer model। मोटा भाई साहब हाँ ठीक है, एक मशीन आपने खरीदा जो ऑलरेडी पुराना था, अब उसको रिपेयर करने में और यूटिलिटी बिल्स और अदर चीज में आपका ज्यादा एक्सपेंस लग सकता है, हो सकता है इतना एक्सपेंस लग जाएगी, नया मॉडल ही आ जाता है आपका, तो इसके लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा लाइफ साइकिल कॉस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन यू डिसाइडिंग बिटवीन 2 और मोर एसेट्स, कंसीडर ओवरऑल कॉस्ट नॉट जस्ट अ प्राइस टैग इन फ्रंट ऑफ यू। अब बोलता है डिटरमाइन एसेट का बेनिफिट्स, अब उस एसेट का बेनिफिट्स आपको डिसाइड करना है। कह रहा हाउ डू यू नो इफ यू शुड बाय एन एसेट, जनरली यू वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर परचेज। आप क्या देखते हैं जब भी कोई एसेट करने जाते हैं तो उसका बेनिफिट्स और नुकसान देखते हैं। कह रहा इफ यू कंसीडर द इनिशियल शॉर्ट टर्म कॉस्ट यू वांट नो इफ द एसेट विल बेनिफिट योर बिजनेस फाइनेंशियली इन द लॉन्ग रन। बट अगर आप छोटा मोटा चीज बोलता है इनिशियली शॉर्ट टर्म कॉस्ट देखिएगा कि परचेज हमने कर लिया इतना में हो गया, तो आपको ये बेनिफिट देने नहीं जा रहा है फ्यूचर लॉन्ग टर्म में। आपको क्या देखना पड़ेगा, बाय यूजिंग लॉ ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यू कैन मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इफ द एसेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मोटा भाई साहब इससे क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रहा है ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आपको पता चल पाएगा। इज वर्थ द एक्सपेंस इफ यू ओनली लुक एट द करंट परचेज कॉस्ट, डोंट फैक्टर इन फ्यूचर कॉस्ट, यू विल ओवर एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए उसके हिसाब से बोल रहा है क्रिएट एक्यूरेट बजट, है ना, एक्यूरेट बजट क्रिएट करना बोला क्यों, व्हेन यू नो हाउ मच एसेट टोटल प्राइस इज यू कैन क्रिएट बजट एंड रिप्रेजेंट योर बिजनेस एक्चुअल एक्सपेंसेस। अब देखिए जब आपको पता चल जाएगा कि भाई एसेट का टोटल प्राइस मेरा इतना है, तो उस हिसाब से आप बजट बनाओगे और उसके हिसाब से एक्चुअल एक्सपेंसेस
करोगे। दैट वे यू वॉन्ट अंडरस्टिमेट द बिजनेस कॉस्ट, और इस वजह से बिजनेस कॉस्ट अंडरस्टिमेट नहीं होगा। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा है अ बजट इज मेड ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट। इफ यू अंडरस्टिमेट द एसेट कॉस्ट ऑफ योर बजट यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर प्रॉफिट एंड फेलिंग टू अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस कैन रिजल्ट इन ओवर स्पेंडिंग एंड नेगेटिव कैश फ्लो। क्लियर बात? हाँ जी सर। लीजिए जी, ये खत्म हो गया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग था क्या बेसिकली? तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब सिर्फ हाथी खरीद लेने से नहीं हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देते हैं कि हाथी खरीद लेने से नहीं, उसका सारा खाना कहां से आएगा वो सारा चीज भी देखना पड़ेगा। इट मींस पूरा होल लाइफ का खर्च आपको देखना पड़ेगा, तभी कोई एसेट परचेज कीजिए। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब आ जाते हैं जी टारगेट कॉस्टिंग में। क्या होता है टारगेट? नाम देखिए टारगेट कॉस्टिंग लिखा हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है हमको पहले टारगेट करना होगा कॉस्टिंग के लिए, जो कॉस्ट बना रहे हैं उसके लिए टारगेट पहले से। हाँ जी, तो आइए पहले चलते हैं नोट्स में, फिर उसके बाद हम समझते हैं क्या बुक में। आइएगा टारगेट कॉस्टिंग क्या बोल रहा है? पर टारगेट कॉस्टिंग समझने के लिए पहले हमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को समझना चाहिए। आइए समझते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को। सर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम तो सर दो सिस्टम है ना, एक तो ट्रेडिशनल और एक टारगेट। टारगेट वाला बाद में समझेंगे, पहले ये तो जान लें कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। हाँ सर बिल्कुल जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब बोलता सबसे पहले उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको मैन्युफैक्चर करना है। बिल्कुल सही बात है, जब भी कोई हम कॉस्टिंग यूज करेंगे तो भाई उसके लिए पहले मैन्युफैक्चर होना चाहिए ना, प्रोडक्ट तो होना चाहिए, तभी तो कॉस्टिंग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम किसका? प्रोडक्ट का, जिसको मैन्युफैक्चर करना है। बिल्कुल सही। उसके बाद स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे, मतलब अब उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड करना है, क्या उसका स्पेसिफिकेशंस होगा, ये जानना चाहिए हमको, नहीं? हाँ जी सर। फिर डिजाइन, अब देखेंगे इसके बाद डिजाइनिंग टीम प्रोडक्ट डिजाइन का काम करती है। इसके बाद डिजाइनिंग टीम को अब पता चल गया कि भाई ये फीचर्स है, अब इस फीचर्स पे हमको निकालना है, तो हम डिजाइन टीम को दे देंगे चलो ये चीज बना दो, इसका इस डिजाइन पे काम कर दो। और जब डिजाइनिंग टीम कंप्लीट कर लेगी, बोला डिजाइनिंग टीम कॉस्ट अकाउंटेंट टीम को डिजाइन देती है ये पूछने के लिए कि कॉस्ट कितनी आएगी, और इस तरह से कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो अब इसके बाद एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट। कैसे? जब मैंने पता लगा लिया कि भाई प्रोडक्ट ये बनाना है, उसका स्पेसिफिकेशन फीचर्स ये होगा, डिजाइनिंग टीम तैयार होगी, तो अब तो यही बात है ना कि कॉस्ट डिसाइड करेंगे भाई इसका कितना पड़ जाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेट कोट करेंगे वो कब? जब डिजाइनिंग टीम कॉस्ट अकाउंटेंट को दे देगी ये चीज कि भाई साहब बताइए इसका कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए। अब उस कॉस्ट डिसाइड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे क्या? डिजायर्ड प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट का पार्ट होगा। अब जैसे कॉस्ट है 4 रुपया, तो 1 रुपया डिजायर्ड प्रॉफिट हम रखना चाह रहे हैं, तो 5 रुपया क्या हो जाएगा सर? 5 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये था नॉर्मल, ये तो नॉर्मल तरीका है, इसमें तो सब कोई जानता है कि भाई साहब प्रोडक्ट बनाना है, पहले उसके लिए प्रोडक्ट डिसाइड करो, फीचर्स ऐड करो, फिर डिजाइन करो, डिजाइन के बाद उस कॉस्ट को एस्टिमेट करो, उसमें प्रॉफिट ऐड करो, और उसके बाद सेलिंग प्राइसेस बना दो, माल बेचो। यही तो कहानी है, नहीं? हाँ जी सर। अब टारगेट कॉस्टिंग को समझिएगा। आइए सबसे पहले बोल रहा है इस कॉस्टिंग को रतन टाटा ने भी यूज किया था नैनो बनाने के लिए। सर क्या था नैनो वाला, एक बार बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। देखिए पहले इस बात को समझिएगा। एक बार की बात है जब रतन टाटा कोलकाता में कार से गुजर रहे थे और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। ठीक है, और उसमें से देखा कि दो हस्बैंड वाइफ यानी कपल जा रहे थे और बारिश में भीगते हुए जा रहे थे कंटिन्यूअसली। तो उस पर रतन टाटा ने कार रोकने को कहा और उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तुम कार क्यों नहीं खरीद रहे हो, या फिर कार क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब कार बहुत महंगी आती है, तो कार हम खरीद नहीं सकते। तो रतन टाटा ने बोला कितना होने पर आप कार खरीद सकते हो? उसने कहा भाई साहब ऐसा है कि 1 लाख तक हो जाए तो हम कार खरीद सकते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस ने पहले बता दिया कि 1 लाख रुपए तक हम खरीद सकते हैं। अब 1 लाख के बाद क्या? 1 लाख के बाद जब ये एक बात बोल दिया तो रतन टाटा गए डिजाइनिंग टीम के पास, उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा है कि 10,000 रुपए प्रॉफिट रखो, हमको 90,000 में कार तैयार करके दे दो। सेलिंग प्राइस कितना? 1 लाख बोला ठीक है, उसको बोल दिया कि बोला ठीक है हम देखते हैं कुछ करते हैं। फिर 1 लाख में कार बात हो गई, सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गया कि भाई 1 लाख रुपए में आपको कार बना देना है।
उन्होंने टीम को बोला 90,000 में कार बना के दो, 10,000 मेरा प्रॉफिट होगा। बहुत बार इंप्लीमेंट हुआ है ना, बहुत बार ये सेट किया और फाइनली उन्होंने नैनो बना दिया। तो ये क्या था, ये टारगेट कॉस्टिंग था, जहां हमको सेल प्राइस पहले पता चल जाता है कंज्यूमर के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, नहीं, हाँ जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। आइए देखते हैं। कह रहा सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन कि मार्केट क्या फीचर्स चाहती है। नहीं, जैसे वो रतन टाटा ने उनसे पूछा था कि भाई कितना तक में चाहोगे, क्या क्या फीचर्स चाहिए, बोला हाँ ठीक है 1,00,000 रुपए में हो जाना चाहिए। उसके बाद बोला कि अब स्पेसिफिकेशन की क्या फीचर्स होना चाहिए। एक तो कस्टमर से पूछ लिया कि मार्केट में मतलब क्या क्या फीचर्स चाहती है, कस्टमर से पूछ लिया। दूसरा हम डिसाइड करेंगे कि क्या फीचर्स होना चाहिए और उसके बेस पर हम कस्टमर बताता है भाई इतना रुपया तक चले हो जाएगा तो चल जाएगा। अब टारगेटिंग एसपी, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करता है, बोलता है कस्टमर से पूछकर सेलिंग प्राइस सेट करेंगे कि वो कितना अफोर्ड कर सकती है या पे कर सकती है। क्लियर बात? हाँ। अब जब टारगेट सेलिंग प्राइस हमको डिसाइड हो गया तो भाई हमको प्रॉफिट भी तो लेना पड़ेगा, तो हम प्रॉफिट भी डिसाइड करेंगे कि मान लेते हैं कुछ एक प्रॉफिट हम डिसाइड कर लेंगे कि 10% या 5% हम प्रॉफिट ले लेंगे। तो टारगेट एसपी में टारगेट प्रॉफिट को माइनस, अब टारगेट एसपी के बेस पर हम टारगेट प्रॉफिट सेट कर लेंगे। अब जैसे ही टारगेट सेलिंग प्राइस में टारगेट प्रॉफिट को ये करेंगे तो मेरा टारगेट कॉस्ट निकल जाएगा कि भाई साहब इतना कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट कितना मेरा हो जाएगा, टारगेट एसपी माइनस टारगेट प्रॉफिट। जैसे 1,00,000 रुपए का कार में वो चाह रहा था और 10,000 रुपए प्रॉफिट रतन टाटा जा रहे थे, 90,000 रुपए क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग में हमेशा एक बात याद रखिएगा, कंज्यूमर के रिसर्च के बाद, कंज्यूमर के अपने बेनिफिट्स के बाद कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि हम इस प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेंगे। उस पर्टिकुलर प्राइस के बेसिस पर, सेलिंग प्राइस के बेसिस पर मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करता है कि हम अपना एक डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट रखेंगे और जब कंज्यूमर के सेलिंग प्राइस में डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस हो जाएगा तो निकल के क्या आएगा, टारगेट प्रॉफिट आएगा और उस बेसिस पर डिजाइनिंग टीम को दे दिया जाएगा कि भाई डिजाइन करो और इतने ही कॉस्ट में इसको रेडी करो। क्लियर है बात, समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब चलते हैं बुक में, आइए एक एक करके थोड़ा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा टारगेट कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट का टेक्निक है। टारगेट कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टारगेट सेल्स माइनस टारगेट मार्जिन। क्लियर है, यही बात मैंने बताया, टारगेट सेल्स में टारगेट माइनस करेंगे मार्जिन को तो आ जाएगा टारगेट कॉस्ट। कह रहा है इट इज दस द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस of a proposed product with the specified functionality and quality and the target margin। ठीक है, the technique aims to produce and sell products will ensure the target margin। बोला जो टेक्निक्स प्रोड्यूस करेगा और सेल करेगा वही इंश्योर करेगा क्या, टारगेट मार्जिन को। चला while designing the product the company needs to understand what value customers assign different attributes and different aspects of quality of product। ये सारा डिसाइड कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर। आप देखिएगा कह रहा है इंटेंसिव मार्केट रिसर्च मस्ट नो द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स एंड द वैल्यू असाइन बाय देम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्वालिटी पैरामीटर्स। पूरा मार्केटिंग रिसर्च करके आपको ये पता लगाना होगा कि क्या कस्टमर की नीड है। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद इन द लिमिट्स सेट बाय मैक्सिमम एट्रीब्यूट क्वालिटी व्हिच इट कैन ऑफर द मिनिमम एक्सेप्टेबल टू टारगेट कस्टमर। अब नेक्स्ट बोला इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट टूल फॉर रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट ओवर इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आइएगा, कह रहा दिस प्राइसिंग टेक्निक यूटिलाइज टू मीट डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर ऑन हैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट गोल्स ऑन दी अदर। एक तो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो फुलफिल करो और दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी देख के चलना है, दोनों मैनेज करना है। कह रहा अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, देन अ प्रॉफिट फिगर इज एडेड टू द established price। However, under target costing, selling price is set first। पहले selling price डिसाइड करते हैं टारगेट कॉस्टिंग में, then target profit उसको माइनस कर देते हैं और उस बेसिस पर टारगेट कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। आइएगा देखिएगा, सॉरी क्या बोल रहा है, टारगेट कॉस्टिंग क्या है, इज अ प्राइसिंग मेथड यूज्ड बाय फर्म। It is defined a cost management tool for reducing the overall cost of a product over its entire life cycle with the help of production, engineering, research and design। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिएगा अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। देखिए सीमा ने कहा है, सीमा वो सीमा नहीं,
CIM है, ये है टारगेट कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉम्पिटिटिव मार्केट टारगेट प्राइस, ये इन्होंने कहा है। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच है टू डिटरमाइन द कॉस्ट एट विच द प्रपोज्ड product with the specified function and quality must be produced to generate and desired level of profitability at anticipated selling price। क्लियर बात? हाँ जी। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं टारगेट प्राइस का क्या क्या है। आइए, कह रहा ब्रॉडली स्पीकिंग अ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव है। तो कह रहा है टू लोअर कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट सो दैट रिक्वायर्ड प्रॉफिट लेवल कैन बी एश्योर्ड। हाँ, कॉस्ट को क्या करना है? कम करना है नया प्रोडक्ट का, जिससे और प्रॉफिट लेवल जो रिक्वायर हो वो इसको इंश्योर करना है। द न्यू प्रोडक्ट मीट द लेवल ऑफ क्वालिटी, डिलीवरी ऑफ टाइमिंग एंड प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। और जो मार्केट है उस बेसिस पर क्वालिटी, टाइमिंग और प्राइस तीनों डिसाइड होना चाहिए। और तीसरा, to motivate all company employees to achieve a target profit during new product development by making target costing a company wide profit management activity। बोला तीसरा है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कि एक डिफिनिट कॉस्ट पर आपको वो प्रोडक्ट बना देना है, नया प्रोडक्ट डेवलप कर देना है। समझ में आ गई बात? हाँ। अब फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग देखिएगा क्या बोल रहा है। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग एज फॉलोज। कह रहा है इट इज व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सही बात है। अ टारगेट सेलिंग प्राइस डिटरमाइन यूज वेरियस सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स, सही बात है। टारगेट सेलिंग प्राइस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम, ये भी सही बात। टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस करता है डिटरमाइन कॉस्ट रिडक्शन टारगेट्स को, बिल्कुल सही। अ फेयर डिग्री ऑफ जजमेंट इज नीडेड अलाउबल एंड टारगेट कॉस्ट डिफरेंट। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है टारगेट कॉस्टिंग का देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसको? अपॉर्चुनिटीज को। क्लियर है बात? हाँ जी सर, आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग द वैल्यू एनालिसिस अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। अब देखिए इस बेसिस पर कि भाई वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस के बेस पर हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे इजीली। वैल्यू इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज टू मॉडिफाई डिजाइन फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद क्या? उसके बाद बोल रहा है सिमिलरली वैल्यू एनालिसिस इन्वॉल्व्स रिजेक्टिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज विच में मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड दस द करंट कॉस्ट रिड्यूस्ड लेवल ऑफ टारगेट कॉस्ट। करंट कॉस्ट से टारगेट कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट व्हेन द प्रोडक्शन कमेंसेस द टोटल कॉस्ट विल मीट द टारगेट प्रॉफिट आल्सो। अब उस बेसिस पर हम टारगेट कॉस्ट डिसाइड करेंगे। टारगेट कॉस्ट इज डिसाइडेड बाय द डिडक्टिंग टारगेट इनकम फ्रॉम द टारगेट प्राइस। और उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजाइन। अब डिजाइनिंग का काम बोल रहा है द टारगेट कॉस्टिंग इज नॉन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद है टारगेट प्राइस, बोल रहा है इट इज एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। It is target price which is determined by the using various sales forecasting techniques in which consideration is made for the design specification of the product and competitive market। अब देखिए cost reduction target भी ये करना होगा, ठीक है? क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन टारगेट कॉस्टिंग। क्या क्या स्टेप है? वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी एक बार देख लीजिए। आइडेंटिफाई कस्टमर के नीड इन व्हाट वे कस्टमर सीक्स। बोला भाई जो कस्टमर का नीड है उसके बेसिस पर। बोला डिटरमाइन द टारगेट प्राइस व्हिच कस्टमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर द प्रोडक्ट। बोला कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना कस्टमर पे करना चाहेगा ये भी डिसाइड करना है। डिड्यूस द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द टारगेट प्राइस। डिटरमाइन द टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए ये काम करिए। फिर उसके बाद उस बेस पर एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेट करिए। इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो गया, एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड द टारगेट कॉस्ट से ज्यादा हो गया, तो इन्वेस्टिगेट करिए वे ऑफ रिड्यूसिंग एक्चुअल कॉस्ट लेवल ऑफ टारगेट कॉस्ट से। बोला भाई साहब देख लीजिए हमने जो टारगेट कॉस्ट किया था 90,000 रुपया और अब मेरा एक्चुअल कॉस्ट लाख रुपया आ रहा है, तो उसको कम करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद बोल रहा है इंटरेक्टिंग द प्रोडक्ट डिजाइन। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन पे इंटरेक्ट करिए और एलिमिनेट रिड्यूस करिए अननेसेसरी जो एट्रीब्यूट है उसको और कॉस्ट को दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द हायर प्राइसेस अंटिल द टारगेट कॉस्ट इज मेट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई फिर डिटरमाइन, और डिटरमाइन में फिर ये चीजें कर लीजिए। और फिर और उसका चौथा क्या? रीवैल्यूएटिंग द वैलिडिटी ऑफ मार्केट प्राइस रीडिजाइन प्रोडक्ट। और थर्ड नंबर पे जो हमको करना है वो करना है एस्टैब्लिश अ क्रॉस फंक्शनल टीम व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस फ्रॉम द
अर्लियर डिजाइन। तो अब यहाँ यूजिंग टूल्स सच वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस और पुशिंग कॉस्ट रिडक्शन यूजिंग काइजन कॉस्टिंग। सर काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं कि अब मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हमने कॉस्ट डिजाइन किया, ठीक है, कि मान लेते हैं हमने टारगेट कॉस्ट किया 1 लाख रुपए का, अब एक जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट था वो 1.5 लाख हो गया, ठीक, टारगेट 1 था, एक्चुअल हो गया हमारा 1.5। अब 1.5 लाख से डायरेक्ट 1 लाख करने के लिए ऐसा नहीं कि हम कार बना रहे हैं तो कार का चारों चक्का खोल के तब बेच देंगे, ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाना है। क्या क्या चीज को हम हटा सकते हैं, हटाते 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 हमको 1 लाख तक पहुंचना है, उसको बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग की ओर पुश करना। ठीक है, अब आ जाइए जी मेजर लिमिटेशन, जो इसके लिमिटेशंस है। तो सबसे पहला लैक ऑफ कंसिस्टेंस और लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्ट कटिंग भी इसमें करना पड़ता है। तो ये आपके लिमिटेशंस थे। लीजिए जी, ये आपका खत्म हो गया जी, क्या आपका टारगेट कॉस्टिंग और है ना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।